हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इथोलॉजी इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री अर्थात व्यवहारिकी के परिचय और इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इथोलॉजी की हम बात करें तो इथोलॉजी में जो शब्द इथोस है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है हैबिट या आदत या कन्वेंशन, परंपरा। और ये शब्द वर्तमान में व्यवहार के जैविक अध्ययन हेतु प्रयुक्त होता है और ये काफ़ी पुराना है। व्यवहारिकी की हम बात करें तो व्यवहारिकी या इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन है तथा ये जूलॉजी की एक नई ब्रांच में से, नई शाखा में से एक है। इथोलॉजी एनिमल्स के बिहेवियर का साइंटिफिक, बायोलॉजिकल और विशिष्ट अध्ययन है। वैज्ञानिक, जैविक और विशिष्ट अध्ययन। व्यवहार जो शब्द है बिहेवियर, उसका इथोलॉजी में बहुत व्यापक अर्थ है। अब प्रश्न उठता है कि व्यवहार क्या है। तो व्यवहार उन सारे परिवर्तनों या चेंजेस को दर्शाता है जो कि हम बाहर से पहचान सकते हैं या जिनसे कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है और वो अन्य एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ न कुछ उनके बिहेवियर में या व्यवहार पैटर्न में चेंज लाते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉडी का कोई पार्ट हिलना, जैसे हाथ हिलना, पूंछ हिलना, सिर का हिलना या कान का हिलना, चेहरे के एक्सप्रेशन, बॉडी की मुद्रा यानी पोस्चर, आवाज़, साथ ही जो कलर का चेंज होना, जैसे गिरगिट में कलर चेंज होता है, कुछ फ्रॉग्स में कलर चेंज होता है, गंध छोड़ना जैसे फिरोमोन छोड़ना आदि, ये क्या कि व्यवहार के पार्ट है। और व्यवहार सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई मूवमेंट हो रहा है बॉडी के किसी पार्ट में, उसी को व्यवहार कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मूवमेंट नहीं होने पर भी उस चीज़ को व्यवहार कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर शिकारी पास आता तो कई बार कबूतर निश्चेत हो जाता है, उसे फ्रीज रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मेल एंटीलोप होता है, वह अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए कोई विशेष स्थान होता है वहाँ पे बिल्कुल स्थिर होकर खड़ा हो जाता है। ये भी व्यवहार का पार्ट है। जो केमिकल्स होते हैं वो भी बिहेवियर में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फॉर एग्जांपल, नर तितली को आकर्षित करने के लिए मादा तितली द्वारा फिरोमोन्स सीक्रेट किया जाता है। तो इस प्रकार व्यवहार का जो अर्थ है वो काफ़ी व्यापक होता है। इथोलॉजी जो वर्ड है, इस शब्द का सही अर्थों में प्रयोग 1950 में एक साइंटिस्ट है निको टिनबर्जन, उन्होंने किया था। शुरुआत में क्या होता था कि इथोलॉजी के बजाय एनिमल साइकोलॉजी का यूज किया जाता था। और जो यूएसए है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूके, ब्रिटेन में इसे एनिमल बिहेवियर कहा जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में इसको इथोलॉजी या व्यवहारिकी शब्द का ही सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। हमने जैसे बात की कि इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का साइंटिफिक अध्ययन है। अब एक सवाल हमारे दिमाग में उठता है कि आखिर जो एनिमल्स का बिहेवियर है, प्राणी व्यवहार, उसकी स्टडी क्यों ज़रूरी है? वाई शुड वी स्टडी एनिमल बिहेवियर? तो उसका जवाब ये है कि ये जो स्टडी है एनिमल के बिहेव की, ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं, चाहे वो कुछ भी करते हो या कहीं पे भी रहते हो, अक्सर हम लोग एनिमल्स के, जीव जंतुओं के कॉन्टेक्ट में आते हैं। और ये चीज़ क्लियर है कि शिकारी को जब तक शिकार के तौर तरीके का पता हो, एक किसान होता है, उसको अगर बाड़े में उसके जो भी एनिमल्स है
जो रखता है, वो पशु रखता है, उसके आदतों का भी पता होना चाहिए। एनिमल ब्रीडिंग में या मुर्गी पालन में, सुअर पालन में, जो फिशरीज या मत्स्य पालन में, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन में, रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर आदि जो मानव के लाभ हेतु जो उद्योग के रूप में जो ये चीज़ें विकसित हुई है, तो ये तभी हो पाई जबकि संबंधित जंतुओं का मनुष्य ने व्यवहार समझ लिया। जैसे एपीकल्चर के लिए मनुष्यों ने मक्खियों का व्यवहार समझा, पिगरी के लिए सूअरों का, फिश कल्चर के लिए मछलियों का, तो इस प्रकार उनका व्यवहार समझ पाए, इसीलिए जो वो उनका सही उपयोग कर पा रहे हैं। एक अन्य जो सवाल जो उठता है वो ये है कि जंतु किस प्रकार व्यवहार करते हैं, जंतु क्यों व्यवहार करते हैं तथा जंतुओं के लिए व्यवहार क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका हम इस पर विचार करें तो हम जानेंगे कि जितने भी जीव है वो अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए और अपना वजूद या अस्तित्व बनाए रखने के लिए कोई ना कोई बिहेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो प्रोटोजोआ होता है जो कि एक कोशिकीय जीव है, उससे लेकर जो बुद्धिमान जो एनिमल से ज़्यादा जो प्राइमेट समूह में आते हैं, उन सब में कोई ना कोई व्यवहार देखा जा सकता है और अपनी जो स्पीशीज या जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो व्यवहार होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। होता क्या है कि जंतु अस्तित्व के लिए खाते हैं, पीते हैं, लड़ते हैं या पलायन करते हैं। खतरों से भागना, सीमित जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधनों के लिए युद्ध, बच्चों की देखभाल करना, उन्हें भोजन देना और एक ही जो स्पीशीज के जो एनिमल हैं उनके बीच में सहयोग और आदि ये जो चीज़ें हैं, ये जाति के बचाव के लिए बहुत ही आवश्यक व्यवहार है। व्यवहार को इनकी पूर्णता में परिभाषित करना आसान नहीं है। इसे अलग अलग टाइम पर अलग अलग जो वैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। व्यवहार की हम बात करें तो जितने भी प्रेक्षणीय यानी ऑब्जर्वेबल तथा मात्रा में जो परिवर्तन होते हैं, क्वांटिफाइबल घटनाएं होती है, वो व्यवहार है। ये अस्तित्व के लिए आवश्यक दिशात्मक गतिविधि है। ये एक डेफिनेशन हो सकती है व्यवहार की। तो दूसरी ओर किसी जंतु के व्यवहार को उसके हिलने डुलने, जो आवाज़ों व शरीर की जो पोस्चर है, ध्यान देने योग्य अन्य जो चेंज है, संप्रेषण हेतु जो भी वो गंध रिलीज करते हैं की पूर्णता के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यवहार किसी प्रकार के उद्दीपन के प्रति जीत पदार्थ की प्रतिक्रिया भी है। व्यवहार में वो सभी प्रोसेस या प्रक्रम शामिल है जिनके द्वारा जंतु बाह्य जगत का संवेदन करता है तथा वातावरण के लिए ढलता है, वातावरण के अनुकूलित हो जाता है। संपूर्ण जंतु की किसी बाहरी उद्दीपन या स्टिमुलस के कारण गति, मूवमेंट या किसी जंतु के प्रभावी अंगों की गतिविधि व्यवहार कहलाती है। इसी प्रकार व्यवहार सदैव शरीर के विभिन्न अंगों की क्रिया का संयुक्त परिणाम होता है। व्यवहार में जंतु द्वारा प्रदर्शित जो भी चेष्टाएं होती है, मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन यानी जो भी भावभंगिमाएँ हैं, रंग परिवर्तन आदि समाहित है। यानी व्यवहार का जो दायरा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये परिभाषाओं जो हमने अभी देखी उसको हम उसका निचोड़ निकालें तो वो ये है कि व्यवहार समस्त दिखने वाली चेष्टाओं जिसमें निश्चल होना, अवाक रह जाना, निश्चल खड़े रहना शामिल है। शरीर की स्थिति, इसका आकाशीय विन्यास, भावनाएं, अभिव्यक्तियाँ, स्वरोच्चार, गंधीय पदार्थों का श्रवण,
परिवर्तन, रोंगटों का खड़ा होना, जो कि तंत्रिका पेशीय व अंतःस्रावी तंत्र की समन्वित गति से होता है, का पूर्णता में वैज्ञानिक अध्ययन है। व्यवहार वास्तव में उद्दीपन व प्रतिक्रिया का परिणाम है। संवेदांग उद्दीपन की पहचान करते हैं, संवाहक प्रतिक्रिया का समन्वय करते हैं तथा प्रभावी अंग व्यवहार दर्शाते हैं। वापस समझे इसको कि जो संवेदांग है बॉडी के, चाहे वो आँख, कान, नाक जो है, वो कोई भी स्टिमुलस आता है, उद्दीपन होता है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं। फिर समाग है वो प्रतिक्रिया का समन्वय करते हैं। जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो कोऑर्डिनेशन करता है। वो जो प्रभावी अंग है वो व्यवहार करते हैं, जैसे मसल्स है, हाथ है, पैर है, ये व्यवहार को दर्शाते हैं। जंतु व्यवहार के जो विज्ञान है उसकी अगर हम बात करें तो ये एक नया फील्ड है और पिछले कुछ सालों में, लगभग 50 वर्षों में ही इसका गहन अध्ययन हुआ है। हम जानते हैं कि सभी जातियाँ एक सी नहीं है, न ही वे एक जैसा व्यवहार करती है। यही नहीं, एक ही जाति के सदस्य में भी अनेक प्रकार के व्यवहार मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ इथोलॉजी, यानी व्यवहारिकी की शाखाएं। व्यवहारिकी जो विज्ञान है उसकी कई शाखाएं हैं, कई शाखाओं में ये बटी हुई है। एक शाखा है इसकी इको इथोलॉजी। इको इथोलॉजी इथोलॉजी की हम बात करें तो व्यवहारिकी की ये कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से एक नई शाखा है, जिसमें एक जाति के व्यवहार तथा पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो अंतर संबंध है, इंटर रिलेशनशिप, उसको खोजा जाता है। पुनः इसकी बात करें तो उसमें एक जाति का जो बिहेवियर होता है और जो उसका सराउंडिंग एरिया है, पर्यावरण, उसमें जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसको इसमें खोजा जाता है। पारिस्थितिकी व्यवहारिकी दो में से एक प्रकार की हो सकती है। इसमें या तो किसी एक जाति समूह पर या फिर किसी विशिष्ट आवास पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। या तो ये जो ब्रांच इथोइकोलॉजी, या तो इसमें किसी पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज को फोकस करके, या फिर उनका जो विशिष्ट हैबिटेट होता है, आवास होता है, उस पर फोकस करके स्टडी की जाती है। हैबिटेट पर ध्यान केंद्रित करने पर जो अध्ययन करता होता है उसकी रुचि उन समानांतर व्यवहारात्मक अनुकूलों पर होगी जो कि किसी खास आवास, फॉर एग्जाम्पल रेगिस्तान या वन में मिलते हैं। दूसरी जो ब्रांच है इथोलॉजी की वो है बिहेवियरल फिजियोलॉजी और इथोफिजियोलॉजी, जिसको हिंदी में व्यवहारिकी कार्यकी बोलते हैं। ये व्यवहार के कार्य के आधार से संबंधित है, यानी जो बिहेवियर है और उसका फिजियोलॉजी का रिलेशन उससे संबंधित है। और इसकी दो मेन ब्रांचेज होती है, शाखाएं होती है, जो जीवों को नियंत्रित करने वाले उन दो सिस्टम से संबंधित है, जो व्यवहार के क्षेत्र में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो दो ब्रांचेज हैं इसकी बिहेवियरल फिजियोलॉजी की, एक है न्यूरोइथोलॉजी जिसको बोलते हैं तंत्रिकी व्यवहारिकी, दूसरी है इथो एंडोक्राइनोलॉजी यानी व्यवहारिकी अंतःस्राविकी। न्यूरोइथोलॉजी की हम बात करें तो संवेदी प्रोसेस और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, जो कि किसी व्यवहार का कारण होते हैं। कोई भी ऐसा सेंसरी प्रोसेस और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो किसी व्यवहार
के कारण होते हैं उसको न्यूरोइथोलॉजी के अंतर्गत स्टडी की जाती है। दूसरा, इथोएंडोक्राइनोलॉजी की हम बात करें तो व्यवहार और हार्मोन के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होती है उससे संबंधित ब्रांच है इथोएंडोक्राइनोलॉजी। तो ये जो दो सब ब्रांचेज है ये बिहेवियर फिजियोलॉजी की ही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं तो है नेक्स्ट ब्रांच इथोजेनेटिक्स या व्यवहारिकी आनुवंशिकी। ये व्यवहार आनुवंशिकी को ही इथोजेनेटिक्स बोलते हैं तथा ये एकल तथा बहुल जीन वंशागति की साधारण जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी सहायता से व्यवहार के जो जेनेटिक आधार होते हैं उसकी खोज करती है। या हम कह सकते हैं कि इथोजेनेटिक्स के अंतर्गत सिंगल या मल्टीपल जीन की जो हेरिडिटी होती है, वंशागति होती है, उन कॉन्सेप्ट की सहायता से जो व्यवहार का क्या आनुवंशिक आधार है इसका इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसका जो टारगेट होता है वो प्रयोगों से आनुवंशिक कारकों और इनके व्यवहार पर जो प्रभाव होता है उनका जो अंतर संबंध होता है उसको सिद्ध करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो ह्यूमन इथोलॉजी, वो सबसे नया एरिया है जिसका लक्ष्य है व्यवहारिकी विधि से मानव के व्यवहार का अध्ययन करना और ये मानव के व्यवहार की फाइलोजेनेटिकली ट्रांसमिटेड तथा आनुवंशिक विधि से नियमितताओं और विविधताओं पर प्रकाश डालती है ह्यूमन इथोलॉजी शाखा। तो इस प्रकार और भी कुछ ब्रांचेज है जो इथोलॉजी से संबंधित होती है, जैसे सोशियोबायोलॉजी, उसके बाद बायोएकोस्टिक जो कि साउंड से संबंधित है। तो ये व्यवहारिकी से कहीं ना कहीं संबंधित होती है। शुरू में जब व्यवहारिकी का अध्ययन शुरू हुआ था तो उसके साथ में एक पैरेलल चीज़ चलती थी, वो है साइकोलॉजी का स्टडी। तो व्यवहारवादी और मनोवैज्ञानिक जो दो तरह के जो अध्ययनकर्ता होते हैं उनके काम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि इथोलॉजिस्ट होता है व्यवहारवादी, वो तो जंगल में या अभ्यारण्य में कैमरा दूरबीन आदि के साथ काम करते हैं, जबकि साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लैब में काम करते हैं। व्यवहारवादी होते हैं वो जंतुओं का उनके जो नेचुरल आवास होते हैं उसमें परीक्षण करते हैं, जबकि साइकोलॉजिस्ट जो जंतुओं का उनको बंधक अवस्था में अध्ययन करते हैं। तो ये क्या कि बेसिक डिफरेंस है इथोलॉजिस्ट में और साइकोलॉजिस्ट में।